जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे, पता है। देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे, मैंने आपके लिए स्टार्ट की थी बायो की क्लास, हम थे ज्ञान बैच में। ठीक है, देखना यहाँ एक बार, ये थोड़ा सा बैचों का है। स्टैटिक जीके की क्लास आपकी 6 बजे से ललित सर पढ़ाते हैं। मैथ की क्लास आपकी सर ने कराई थी। रीजनिंग की क्लास आप टाइम देख लीजिए। साइंस की क्लास आपको मैं कराती हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास आपकी शाम 7 बजे की, ठीक है। ये देखिए, आगे देखते हैं। आगे हमारा पिनाका एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहीं से आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो मैंने आपका कल एक चैप्टर कराया था वर्गीकरण, है ना। कंप्लीट चैप्टर एक बार में ही करा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम अपना सेल, और ऐसे ही करके एक एक चैप्टर अपना कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आप कीजिए। उसके बाद इनके आंसर लास्ट में मैं करा के जाऊंगी आपको। देखिए, क्वेश्चन है पहला कि यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से क्या कोशिका द्रव्य में एक डबल स्तरित झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है और यह कोशिका की जीव प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग in eukaryotics is separated from the cytoplasm by a double layered membrane and it directs the life processes of the cell। बताइए, हो गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट सेल हैव सेल वॉल्स बिकॉज, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि they are required for photosynthesis, they do not have proper genetic material, they do not have cytoplasm, and they defend plant cell from a variety of external effects। देखिए, चलिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, मनुष्यों में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कहने के लिए कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके अभी रिसेंटली में जो एग्जाम हुए हैं ना, वहां से लिए गए हैं, दिखाने के लिए कि अभी पैटर्न आपका क्या चल रहा है। आगे देखिए, इन विच ईयर वर सेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक द्वारा पहली किस वर्ष में कोशिका की खोज की गई थी। क्वेश्चन देखिए और एग्जाम देखिए। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ऑल सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए, रुडोल्फ विर्चो हैं, रॉबर्ट ब्राउन हैं, पुरकिंजे हैं या रॉबर्ट हुक हैं। चलिए, यहां तक के क्वेश्चन उम्मीद है आपने किए होंगे। जिसने किए बहुत अच्छी बात, नहीं किए और भी अच्छी बात, क्योंकि चैप्टर आपको मैं कराऊंगी, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगी सारे, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर है हमारा सेल। पिछली क्लास में मैंने आपको सेल के बारे में थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था कि सेल हम किसको कहेंगे। वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके जो सांस लेता है ना, और उसके बहुत सारे कैरेक्टर अलग से दिए थे मैंने। उससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड हमारे क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स आ सकते हैं, वो सारे कंप्लीट करा दूंगी। सेल को समझने से पहले जानना जरूरी है कि सेल कहाँ से आता है। हम कहते हैं ना कि साइंस के अंदर जीव विज्ञान आता है और जीव विज्ञान के अंदर अलग अलग शाखाएं आती हैं। उसी की एक शाखा, कहने का मतलब बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसको कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, सेल की। जहां सेल की स्टडी की जाती है मतलब साइटोलॉजी, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि बोला जाए कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी टर्म किसने दी थी, तो एक साइंटिस्ट हुए थे हर्टविंग, जिन्होंने साइटोलॉजी के बारे में बताया या उनकी पहली टर्म दी। उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी, आप साइटोलॉजी का फादर या कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहेंगे, तो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, अब इनको इसका फादर कहा गया तो कुछ तो रीजन होगा कि इनको फादर कहा गया, तो फादर किस रीजन से कहा गया ये मैं आपको आगे बता दूंगी। इनकी बुक याद रखना, माइक्रोग्राफिया, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, और बुक इनकी माइक्रोग्राफिया। उसके बाद बात करते हैं आगे, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो ये है एक साइंटिस्ट हमारे स्वेंसन, जिन्होंने इसके बारे में बताया था और उनकी बुक का नाम था सेल। अगर बात करता है आपसे फादर ऑफ साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। बुक कौन सी है इनकी,
ग्राफिया। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो आपके हो गए स्वैनसन। बुक कौन सी है इनकी? सेल। उसके बाद इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, भाई ये सारी चीजें चल रही हैं तो भारतीयों को कहाँ पीछे रहना है। तो इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो गए आपके? A.K. शर्मा। ठीक है, आगे देखिए फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। जब बात करेंगे कोशिका अनुवांशिकी की, तो साइंटिस्ट हुए एक H.J. मुलर, जिन्होंने कोशिका की अनुवांशिकता के बारे में बताया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि सेल के अंदर एक कैरेक्टर होता है बहुत अच्छा, कि वो क्या करती है, अपने आप को डिवाइड कर लेती है। तो इसके बारे में, उसकी जेनेटिक्स, उसका डिवाइड होना, उसका आगे एक सेल से दो सेल, दो से चार, आगे सेल्स का बढ़ना, किसने बताया? ये जो साइंटिस्ट आपके हुए हैं H.J. मुलर। ठीक है, इन्होंने बताया था। आगे देखिए और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सेल पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लो, जैसे कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन आता है पेपर में कि द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, बताएंगे? देखो, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो खाली माइकोप्लाज्म तक कभी कभी छोड़ देता है ना। तो ये याद रखना है कि संसार की अगर सबसे छोटी सेल की बात करता है, सबसे छोटी कोशिका की बात करता है, तो कौन सी है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटी की बात की बड़ी भी देख लो। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको संसार की सबसे बड़ी सेल माना गया है। ठीक है, आगे देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है? तो वो है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। ये सेल आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है ना। ये याद रखने वाले पॉइंट है बस। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, जो मानव शरीर में पाई जाती है, वो सबसे बड़ी सेल कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी सेल है? तो वो है अंडाणु, ओवम। फीमेल का ओवम जो होता है वो मानव शरीर की या ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है ना। इसको ऐसे करके याद रखेंगे। अगला देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। अब सबसे लंबी कोशिका की बात हुई है तो कौन सी होगी? तंत्रिका, तंत्र का न्यूरॉन, द न्यूरॉन ऑफ नर्वस सिस्टम। जहां जब आपके नर्वस सिस्टम की बात की जाती है तो उसमें एक सबसे बड़ी सेल की बात की जाती है, जो कौन सी है आपकी? न्यूरॉन। ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। आगे चलते हैं, चलिए देखिए अब आया हमारा चैप्टर सेल। बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होती है, यही पॉइंट आया था ना जब मैंने आपको पहले आपको क्लासिफिकेशन कराया था, तो उसमें भी हमने बात किया था जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी क्या खासियतें होंगी। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि उसके अंदर एक लिविंग सेल होनी जरूरी है। अगर हम किसी को लिविंग बोल रहे हैं तो उसके अंदर एक सेल का होना जरूरी है। और ये सेल बनती कैसे है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब दो गैमेट जब हम बात करते हैं स्पर्म और ओवम, जब दो मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हमने बात की थी, जिसकी जाइगोट। जो हमने एक सेल की बात की थी, जो सबसे पहली सेल बनती है, सबसे पहली स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोला जाता है जाइगोट। हिंदी में देखोगे तो इसको बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, पहली सेल बनी। मैंने बताया था सेल के अंदर कितनी अच्छी खासियत होती है कि वो अपने आप को आगे डिवाइड करती हुई चली जाती है। तो ऐसे ही जो ये स्ट्रक्चर बनी, इसने क्या किया, आगे जाके इसके अंदर कुछ प्रोसेस हुए और ये अपने आप में डिवाइड हो गई। डिवाइड होके इसने क्या किया, इसने अपने जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बना ली, बहुत सारी अपने जैसी संरचनाएं बना ली। जो पहली सेल थी उसमें क्या हुआ, डिवीजन। पूरा प्रोसेस होता है, आगे जब आप करोगे ना तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है। तो डिवीजन हुआ और उसने अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स बना ली। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक ग्रुप बनाती हैं। आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिली हुई होती हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है, क्या? टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक।
मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, आपके गैमेट्स मिलने के बाद एक जाइगोट बना, एक पहली स्ट्रक्चर बनी, उस स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दे दिया, जाइगोट। जो पहली सेल थी हमने उसको बोल दिया जाइगोट, ठीक है। उसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद उसने अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स बना ली। ये सेल्स जो बना ली इसको हमने बोल दिया ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कि टिश्यू। अब एक चीज आती है, जब बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे ऊतक एक साथ मिलते हैं, एक जैसे काम करने वाले, तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग। आपका लीवर है, आपका हार्ट है ना। और आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स की बात करें, सारे बने हुए हैं किससे मिलके बने हुए हैं, टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और जब ही ये ऑर्गन, जब हम बोलते हैं कि आपका ऑर्गन सिस्टम बात करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं, आपका लीवर यूज होता है, आपका स्टमक यूज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एक साथ मिलके क्या करते हैं, खाने के डाइजेशन का काम करते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं। तो जो सारे मिलकर, जो सारे ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं, एक तंत्र में काम करते हैं, वो किस में आते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, जब आपके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और आपका जो आपका नर्वस सिस्टम है, आपका स्केलेटल सिस्टम है, सारे सिस्टम का एक साथ मिला लिया तो क्या बना, आपकी पूरी बॉडी बनी, मेरी पूरी बॉडी बनी। और जहां पूरी बॉडी बन जाएगी तो मतलब वो किससे मिलके बनी है, वो मिलके बनी है आपकी ऑर्गन सिस्टम से। तो एक क्या बन गई, एक लिविंग बॉडी बन गई पूरी, ठीक है। अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो बॉडी बनी है, इसको बनाने में पहला काम किसका है, पहला काम है सेल का। तो ये डेफिनेशन भी यही होती है ना। अगर सेल की डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक कैसे, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करती है ना। और अगर कार्यात्मक की बात करें तो फंक्शंस, आपकी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं। आपने बोला कि मैंने सांस लिया, चलो मैंने सांस लिया, सांस लेने में क्या काम किसने किया, आप बोलोगे लंग्स ने काम किया। जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लिया, है ना, और प्रोसेस हुआ सारा, तो बोलोगे आप काम किसने किया, मेरे लंग्स ने किया। लेकिन मेनली लंग्स ने काम किया, जो लंग्स के अंदर काम करने वाली सेल्स थी उन्होंने काम किया, जो अंदर काम करने वाली सेल्स थी वही तो काम कर रही थी। तो कहने का मतलब क्या है, कार्य करने का काम किसने किया, जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू है, टिश्यूज के जो पार्ट्स हैं, जो सेल्स हैं, जिन्होंने काम किया था, वो क्या है, कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करती है, वो कैसे करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बस सेल का, कि सेल मेनली होती क्या है। क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका बेसिक पता हो ना, जब तक बेसिक नहीं पता होगा कैसे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सेल पता लग गया, उसके बाद बात करते हैं सेल की जर्नी की, कि सेल कैसे कैसे डिस्कवर की गई, ठीक है। उसमें देखिए एक साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। कब, 1665 में। कैसी सेल की खोज की थी इन्होंने, डेड सेल की खोज की थी। और खोज की कहाँ पे थी, तो कॉर्क टिश्यू में की थी। अब मैंने आपको अभी बताया था टिश्यू क्या होते हैं, जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं। कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क देखा होगा आपने, जैसे शैंपेन की बोतल होती है उसके ऊपर ढक्कन होता है, उसमें कहते हैं ना एक लगी हुई होती है रोकने के लिए। और क्या, जो पुराने टाइम में राजा महाराजा जो इत्र का यूज किया करते थे, उसके ऊपर वो इत्र उड़ ना जाए उसके लिए उसमें एक ढक्कन का यूज किया जाता था। कांच की बर्नी, जो अचार को ढकने के लिए कांच की बर्नी, उसके ऊपर जो लकड़ी का एक ढक्कन की तरह यूज किया जाता है, वो क्या होता है, वो कॉर्क होता है। ये देखिए इसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो कोई पेड़ होता है, पेड़ की जो बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम बोल देते हैं पेड़ की छाल, है ना, वो वाला एक हिस्सा काट के देखो, और उसमें अंदर से काटने के बाद पतले लेयर निकाले तो वो कॉर्क कहलाती है। तो इन्होंने यही किया था कि एक पेड़ की छाल को इन्होंने उतारा और उसकी एक पतली लेयर निकाली, और उसको माइक्रोस्कोप के सामने रखने के बाद देखा कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। कैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, वो कुछ इस तरीके से थी, है ना, बेंजीन जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी, खाली कमरे जैसी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई दी।
अब ये क्या थी, इनके अंदर जब इन्होंने देखा तो खाली ऐसे ऐसे जगह पड़ी हुई थी। इन्होंने इनको बोला था सेला, सेला, और धीरे धीरे यही नाम आगे जाके पड़ गया क्या, सेल। तो मतलब सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे रॉबर्ट हुक, उन्होंने खोज की थी। और खोज की कहाँ पे थी, इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू को उठाया, उसकी एक लेयर को निकाला, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसमें कुछ सेल्स, कुछ स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसी स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई दी थी। और उसमें खाली जगह था, खाली जगह बनी हुई थी, जिसको उन्होंने बोला सेल। तो पहली सेल, लेकिन ये सेल कैसी थी, ये डेड सेल थी, इसके अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तो सबसे पहली सेल की अगर खोज की बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया, तो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। इससे आगे ही चलते हैं कि एक साइंटिस्ट हुए आपके दूसरे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की। अब जीवित कोशिका इनको कैसे मिली, ये क्वेश्चन है अभी जल्दी का आया हुआ, अभी दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से है। इन्होंने क्या किया था, इनके घर के पास में तालाब था, ये उसमें नहा रहे थे, तो इनके हाथ के नाखूनों में आगे एक मिट्टी लग गई, और वो मिट्टी थोड़ी अलग तरीके की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मिट्टी को लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, चेक करा, तो इन्हें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। और ये स्ट्रक्चर्स कैसी थी, इस तरीके से कुछ इनको स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। और ये कैसी थी, ये चल रही थी, मतलब इनमें हलचल हो रही थी, हिलती डुलती स्ट्रक्चर इनको दिखाई दी। तो इन्होंने क्या नाम रखा, इन्होंने भी उनका सेल नाम रखा। इन्होंने बताया कि मैंने जो कोशिकाएं खोजी हैं वो जीवित हैं। तो दो तरीके की चीजें हो गई, एक साइंटिस्ट जिन्होंने डेड सेल की खोज कर दी, दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग सेल की खोज कर दी, है ना। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को याद क्यों रखा जाता है, उन्होंने साथ में और भी बहुत सारी रिसर्च की थी, जैसे कि इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था, इन्होंने आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको खोजा था, प्रोटोजोआ को, स्पर्म को। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी, स्पर्म को किसने खोजा था, तो ल्यूवेनहोक ने। आरबीसी को किसने खोजा, ल्यूवेनहोक ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने की, ल्यूवेनहोक ने। ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ तक समझ आ गया ना। चलिए आगे जाते हैं। तो कोशिका से संबंधित, सेल से संबंधित कुछ थ्योरीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि साइंटिस्ट हैं हमारे शिल्डन और स्वान, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि कोई भी लिविंग बॉडी है उसका निर्माण हुआ कैसे है, वो लिविंग बॉडी बनी कैसे है। तो वो लिविंग बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पीछे अभी आपको मैं बता के आई हूँ ना कि कोई लिविंग बॉडी अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, सेल से मिलके बनेगी, है ना। आगे देखिए, साइंटिस्ट हुए हमारे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बोला एक शब्द ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है, ओमनी, ओमनी का मतलब प्री एग्जिस्टिंग, सेल्यूला मतलब सेल, ई मतलब टू, और सेल्यूला यहाँ से फिर से सेल। ये एक लैटिन वर्ड था जो उन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या था कि ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग बोल सकते हो। जो उन्होंने, इनका कहना था कि जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी जो पूर्ववर्ती, जो इनकी पुरानी, जो इनकी मातृ कोशिकाएं हैं उनसे मिलके बनी हुई हैं। और सही बात है, हमने बोला था ना कि कोई सेल बनी होगी, सेल में डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक सेल होगी, उसमें डिवीजन होगा, उससे नई सेल्स बनेंगी, इनमें फिर से डिवीजन होगा, इनसे फिर नई सेल्स बनेंगी, है ना। तो कहने का मतलब है, ये अगर मैं इनको न्यू सेल्स बोल दूं तो ये कैसी हो जाएंगी, ये इनकी पेरेंट सेल हो जाएंगी, पेरेंट में बोल दूं ये इनकी पेरेंट सेल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब जितनी भी न्यू सेल्स हैं वो कैसे हैं, अपनी पूर्ववर्ती सेल से मिलके बनी हुई है। बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली, समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि लिविंग के टाइप कितने होते हैं। आपने पढ़ लिया कि सेल क्या होती है, सेल से रिलेटेड पॉइंट क्या थे मेन जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के प्रकार। कोई जीव है तो वो कैसा होगा, देखिए एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर मतलब जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से कंप्लीट हो जाए, जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल में बनी हुई हो। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल होगा आपका अमीबा, एग्जाम्पल होगा आपका बैक्टीरिया,
जो एक ही सेल से मिलके बनी हुई हैं। जो स्ट्रक्चर्स एक ही सेल से बनी है मतलब यूनिसेलुलर। और बात करूं मैं आपको मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन आ जाएगा? प्लांट्स इसमें आ जाएंगे, सही बात है। एनिमल्स, आप लोग आ जाओगे, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आते हैं आपके मल्टी सेलुलर सेल में, है ना। एक कोशिकीय जो एक जिनके यूनिसेलुलर मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से कंप्लीट हो जा रहा है, और मल्टी सेलुलर जिनके शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी सेल्स की जरूरत पड़ रही है ना। चलिए आगे, उसके बाद बात करते हैं सेल के टाइप की। सेल होती कितनी प्रकार की है, सेल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो हम अगर बात करें बेस्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वर्ड समझते ही एक चीज याद रखना, कैरियोट। कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। और यहाँ हमने सेल को कैसे बांट दिया? उसके केंद्रक के आधार पे बांट दिया। मैंने आपको बताया था ना कि सेल को जब हमने बांटा तो दो तरीके से बांटा, एक होती है कौन सी? प्रोकैरियोटिक, एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब याद करो, अगर पीछे की क्लास आपने देखी है तो जरूर याद होगा। प्रो मतलब प्रीमिटिव, मतलब प्राचीन। प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन, जिसका न्यूक्लियस कैसा हो? पुराना हो, प्राचीन हो, प्रिमिटिव हो, है ना। और बात करें अगर यूकैरियोटिक की, तो यू का मतलब होता है मैच्योर। याद करने के लिए ले लो, मैच्योर या डेवलप्ड। ठीक है, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस पुराना हो, पहले से बना हुआ हो, वो कैसी होगी? वो होगी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो? आपका मैच्योर हो, डेवलप हो। कहने का मतलब क्या है? ये कोई सेल है, इसके अंदर इसका केंद्रक मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। इस केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा? ऐसी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। अब बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये स्ट्रक्चर्स जगह जगह पे जाके टूट जाती हैं। ये देखो क्या हो गया, चलो ये मैंने कोई सेल ले ली, ये इसका न्यूक्लियस ले लिया, ये इसके बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स ले ली। स्ट्रक्चर क्या? ये इसके बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? या तो ये वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती, या अगर होती है तो जगह जगह से टूटी फूटी हुई होती है ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है? इसका केंद्रक हमें स्पष्ट नहीं होता, पता नहीं लगता कि सेल के अंदर केंद्रक है या नहीं है। क्योंकि अगर इसके बाहर की सेल होती तो हमें क्लियर होता कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल पड़ा है जो क्या है? न्यूक्लियस है। लेकिन इसके बाहर अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है तो हमको ये क्लियर नहीं हो पा रहा, बस सिंपल सी बात इतनी है। तो देखिए जैसे इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव यानी कि लैक ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, एक स्पष्ट केंद्रक इसके अंदर दिखाई नहीं देता आपको। उसके बाद बात करें केंद्रक झिल्ली की, जो इसके बाहर, जो इसके मैंने अभी बात की थी ना, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आपकी, और न्यूक्लियोलस जो आप इसके अंदर भी एक और केंद्रक मिलेगा, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। दोनों चीजें क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं, यानी कि एब्सेंट होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गए, लाइसोसोम हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि पुरानी वाली न्यूक्लियस वाली। ठीक है, 70S टाइप का इसमें राइबोसोम होता है। आगे बता दूंगी राइबोसोम किसको बोलते हैं, जब आप ऑर्गेनली को पढ़ लोगे तो ये आप डिफरेंस भी कर पाओगे आराम से, है ना। आगे देखिए इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 1 होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? जब मतलब हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए इंफॉर्मेशन जितनी होती हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर राइबोसोम कैसा होता है? बस एक राइबोसोम होता है ना, बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें देख लीजिए
इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है। बात की थी ना मैंने, मैच्योर हो या डेवलप्ड हो, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है बिल्कुल। जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बात की थी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो कैसी होती है, वो प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें कोशिकांग, जो इसमें अभी आए थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये सारे इस वाली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम दो टाइप का होता है, 70S भी होता है, 80S भी होता है। कौन सा होता है आगे देख लेना आप। एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्रोमोसोम कैसे थे, इसमें केवल एक वो था गुणसूत्र आपका, और इसमें कैसे होते हैं, इसमें एक से ज्यादा होते हैं। देखो स्ट्रक्चर देख लो, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपकी यूकैरियोटिक सेल। अगर आप बात करोगे पहले आप यूकैरियोटिक को देखो, देखो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अच्छी खासी, जिसको हमने बोला क्या, न्यूक्लियस। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई दिखाई देंगी, आप गोल्जी बॉडी देख लो, आप माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, आप क्लोरोप्लास्ट देख लो, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली पड़े हैं। लेकिन आप दूसरे हाथ पे तभी इधर देखो प्रोकैरियोटिक सेल को, तो क्या होगा, एक देखो सेल बनी हुई है, उसके बाहर कवरिंग है, लेकिन अंदर क्या है, इसमें न्यूक्लियस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है तो खुला पड़ा हुआ है सेल के अंदर, सारी चीजें खुली पड़ी हुई हैं, किसी का कुछ नहीं पता कौन सी चीज कहाँ पे है। इसमें एकदम बिल्कुल फिक्स है, दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली। ये थोड़ा सा इसलिए इनका डिफरेंस होता है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, देखिए कोशिका के अंग आप सारे पढ़ोगे, कुछ डिफरेंस होता है वो समझ लीजिए। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब कोई ऑर्गेनल है, उसके ऊपर जो ऊपर की लेयर है, सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग है, वो होती है या नहीं होती, या होती भी है तो कैसी होती है, इस पे डिपेंड करता है। तो देखो कुछ होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वो कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, गोल्जी बॉडी है। हिंदी में इसको बोला जाता है आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसको बोला जाता है आपकी रिक्तिका, और गोल्जी बॉडी आपके गोल्जी बॉडी, इनको गोल्जी काय कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जिनमें दो झिल्ली होती हैं, ये तो हो गए एक झिल्ली वाले। कुछ होते हैं जिनमें दूसरी झिल्ली भी मिलती है, जो दूसरी झिल्ली वाले हैं कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन है। इनमें कौन कौन से आएंगे, आपका न्यूक्लियस आएगा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोला जाता है, ये मिलते हैं। उसके बाद बात करें जिनके ऊपर झिल्ली ही नहीं होती, जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम हो गया आपका, ठीक है, माइक्रोबॉडीज हो गई, और सेंट्रोसोम्स हो गए। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, जिसमें एक झिल्ली होगी, कौन होंगे वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वैक्यूल्स होंगे, गोल्जी बॉडीज होंगी। जिनमें दो झिल्ली होंगी कौन से होंगे, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और क्लोरोप्लास्ट होगा। और जिसमें झिल्ली ही नहीं है, जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, कौन सा है, राइबोसोम है, माइक्रोबॉडीज है, और कौन है आपका, सेंट्रोसोम है। ये देखो स्ट्रक्चर देखो, ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। आप मुझे बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो। देखो इसके अंदर भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मतलब जहां पे आपको बढ़िया से न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, कौन सी सेल है वो, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, बढ़िया एकदम। चलिए आगे, उसके बाद बात करते हैं हम सेल की स्ट्रक्चर की। जब हमने बात की थी तो बाहर से लेके चलें अगर, तो हम सबसे पहले देखेंगे, आप पीछे वाले फोटो में देखो, सबसे बाहर वाली लेयर एनिमल सेल की, और सबसे अंदर इसकी सबसे बाहर वाली लेयर देखो प्लांट सेल की। कुछ डिफरेंस है, देखने में आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस है कि आप बोलोगे मैडम इसके बाहर तो एक ही लेयर ऐसे करके दिखाई दे रही है, और इसके बाहर एक लेयर ये वाली दिखाई दे रही है, एक लेयर ये अंदर वाली दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब प्लांट सेल में दो लेयर दिखाई दे रही है आपको, एनिमल सेल में एक लेयर दिखाई दे रही है। अब इनमें डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। देखो सेल कवरिंग मतलब सेल की बात कर रहे हैं, उसके बाहर वाली जो कवरिंग है उसकी बात कर रहे हैं, तो दो होती हैं, एक होती है आपकी सेल वॉल, एक होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। पीछे आपने फोटो में देखा था, कहाँ पे दो होती है, कहाँ पे एक होती है, कहाँ पे एक होती है, एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में कौन सी वाली मिलेगी, ये मैं आपको आगे बता दूंगी। चलो देखते हैं, बात करिए सेल वॉल की। सेल वॉल जो सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, क्या है, डिस्कवरी किसने की थी इसकी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक मैंने आपको अभी बताया था ना,
क्या किया था रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने ही आपकी सेल वॉल की भी डिस्कवरी की थी। दोनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका वर्क देखिए क्या होता है। साइज एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, ये क्या करती है, ये बॉडी को साइज देती है और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देती है सेल को, ठीक है। उसके बाद अब देखो अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप की उसकी सेल वॉल होती है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्गी की, एल्गी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और किसकी, गैलेक्टोन्स की, ये याद रखना आप। बैक्टीरिया की सेल किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, और एल्गी की सेल किसकी, सेल्यूलोज की, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस गैलेक्टोन्स की, है ना। आगे देखते हैं, आगे प्लांट, प्लांट की सेल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। आपने हमेशा एक ही पॉइंट याद किया होगा कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ में एक नाम और याद रखना कि इसी सेल्यूलोज को हेमी सेल्यूलोज भी बोला जाता है। या तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो या तो वो किसकी बनी हुई होगी, या तो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, या दूसरा पॉइंट किसकी बनी होगी, या हेमी सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है। बात करें यहीं पे फंगी की, या जिसको हिंदी में कवक बोला जाता है, इसकी बात करते हैं। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी काइटिन की, ठीक है। देखिए यहाँ सेल वॉल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें 3 लेयर होती हैं। ये होती है आपकी मिडिल लेमेला, ये होती है आपकी प्राइमरी सेल, यहाँ पे होती है एक सेकेंडरी सेल। इसने सेकेंडरी सेल को दिखाया नहीं है शायद, इसने सीधा सेल मेम्ब्रेन को दिखा दिया है ना, जो आप आगे यहाँ पे देखने वाले हो। तो ऐसे करके इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना। आगे देखिए उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगी, यूकैरियोटिक में भी मिलेगी, और ये किस में मिलेगी, ये केवल प्रोकैरियोटिक में, ये केवल यूकैरियोटिक में मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, ठीक है। द्विपरत संरचना है, इसमें कितनी लेयर थी, इसमें मैं आपको तीन लेयर बता रही थी। इसमें द्विपरत संरचना है, मतलब कि डबल लेयर स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर अगर मैं पूछूं किसकी बनी हुई होती हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई होती हैं ये होती हैं फॉस्फोलिपिड की। अगर आप इसको देखोगे खोल के तो देखो ऐसे करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले लूँ और ऐसे दिखा दूँ, है ना, फॉस्फोलिपिड, तो ये क्या होती है, ये फॉस्फोलिपिड की होती हैं। ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है हेड, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है टेल, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो जल में घुलनशील हो, है ना, जो वाटर सॉल्युबल हो। और जो नीचे वाला पार्ट होता है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होती हैं हाइड्रोफोबिक। जो जल में घुलनशील नहीं होती। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, ये किसकी बनी हुई होती है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। और इस अगर मैं इस स्ट्रक्चर को अगर निकाल लूं तो यहाँ से मैंने आपको बताया एक ऊपर वाला पार्ट होता है, इसमें एक नीचे वाला पार्ट होता है। ऐसे ही नीचे से होती है, ऐसे ही ऊपर से होती है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हेड बोल दिया, जो नीचे वाला है उसको टेल बोल दिया। ऊपर वाला जो है कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इतना याद रखना है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन, अगर बात की जाए एक ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करती है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे आप अगर देखोगे तो पोर्स दिखाई देंगे। जो पोर्स दिखाई देते हैं उनका काम क्या होता है कि सेल को अगर जरूरत है पानी की तो वो बाहर से पानी लेगी अंदर और सेल को भेज देगी, ठीक है। अगर सेल को पानी की जरूरत है तो वो बाहर से पानी लेगी, सेल को भेज देगी। लेकिन क्या है, जब बाहर के पोर्शन में पानी की कमी हो गई है तो इसका अच्छा काम ये है कि अंदर अगर सेल के पानी है तो उसको बाहर नहीं भेजेगी। मतलब जिन चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की सेल को ज़रूरत है उसको तो ये अंदर ले लेगी, लेकिन ऐसी चीज़ें जो सेल से बाहर जाएंगी तो सेल को परेशानी होगी, उनको बाहर नहीं जाने देती। बस इतना वो होता है इसमें,
जो अर्धपारगम में झिल्ली होती है, इसका काम इतना होता है कि ये सेल के अंदर जो काम की चीजें हैं उनको आने देती है, लेकिन सेल के अंदर से काम की चीजों को बाहर जाने नहीं देती। बस इतना समझना है इसके बारे में। देखो इसकी डिस्कवरी देख लो, डिस्कवरी किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट हुए क्रैमर और नगेली, दो साइंटिस्ट हैं ये, क्रैमर और नगेली, दोनों ने एक साथ इसकी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले इसको देखा कहाँ गया था? सबसे पहले देखा किसने और देखा कहाँ पे? तो एक साइंटिस्ट हैं ग्रेंडल, जिन्होंने इनको देखा कहाँ? आरबीसी ने, आरबीसी में जो आपकी रेड ब्लड कार्पल्स होती है ना, लाल रुधिर कणिकाएं जिनको बोला जाता है, जो ब्लड में मिलती हैं, उसमें सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसने? ग्रेंडल ने। और डिस्कवरी किसने की? आपने क्रैमर और नगेली साइंटिस्ट हुए। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की बात कर दूं, इनकी स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको अभी इनकी स्ट्रक्चर दिखाई उसको एक्सप्लेन किसने किया था? तो साइंटिस्ट हुए सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन, इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया था? नाम दिया था इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर मैं यहाँ लिख दूं तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर इसको बोलूं मैं तो तरल, तरल करके है कुछ नाम इसका, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन याद रखना आप इसको, है ना, याद रखने वाला पॉइंट है। चलिए देखिए, आपने सेल को पढ़ लिया, सेल के बाहर की कवरिंग को पढ़ लिया। अब मैंने बात की थी आपसे, अगर मैं आपको सेल की स्ट्रक्चर पीछे जाके वापस दिखाऊं, ये देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे दोनों, या तो प्लांट सेल देख लो, एनिमल सेल देख लो, कोई सी भी, सबसे बड़ी स्ट्रक्चर कौन सी दिखाई दे रही है? ये बीच वाली, जिसको मैं अभी बता रही थी ना, सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी सबसे बड़ी दिखाई दे रही है? कौन सी? इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियस, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो ये देखो, बड़ी सी स्ट्रक्चर है, यहाँ भी देखो सेल बनी हुई है, पीछे पहले बता देती। चलो देखो, न्यूक्लियस, केंद्रक, अगर देखा जाए तो उसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, या मैनेजर ऑफ द सेल। पूरे सेल को जो कंट्रोल करने का काम होता है किसका होता है? वो न्यूक्लियस का होता है, इसलिए उसको ब्रेन भी बोल दिया। उसको कंट्रोल करने वाला है तो कंट्रोलर बोल दिया, और उसको मैनेज करने वाला है उसके अंदर की सारी चीजों को, तो उसको मैनेजर बोल दिया। अब क्वेश्चन कोई सा भी बन जाए, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, या मैसेंजर ऑफ द सेल, तो कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, इसकी डिस्कवरी की बात अगर मैं करूं तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को लेके, कि एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिसने क्या किया था? जिसने आपकी सेल की डिस्कवरी की थी, जिसने आपकी सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। लेकिन ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। ऐसे याद रख सकते हो, न्यूक्लियस कहाँ है? सेल के बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है ना, मतलब अंदर। कोई फ्रूट उठा लो, फ्रूट में जो बीज होता है वो कहाँ पे होता है? उसके बिल्कुल सेंटर में होता है। और बीज कैसा होता है? मेनली अगर कलर देखो तो हल्का ब्राउन कलर का होता है ना, तो ब्राउन से याद रख सकते हो कि न्यूक्लियस की खोज की थी किसने की थी? सेंटर वाली चीज है, ब्राउन कलर की है। किसी फ्रूट का बीज उठा लिया तो कैसा होगा? ब्राउन कलर में। और सेंटर वाली चीज की डिस्कवरी किसी ने की थी, कौन थे वो? रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ से डिफरेंस याद रखना, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग है ना। उसके बाद देखो कोशिका, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन अ सेल। किसी भी सेल का सबसे बड़ा क्या है? सेल ऑर्गेनेली है। अभी मैं बात कर रही थी ना कि सेल में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर अगर दिखाई देती है तो कौन सी दिखाई देती है? न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद बात करें आरबीसी, सीव, जो सीव सेल्स होती हैं वो प्लांट्स में होती हैं, इनमें ये प्रेजेंट नहीं होता। प्रेजेंट क्यों नहीं होता? बाद में देख लेंगे इस चीज को, ठीक है। आरबीसी एंड सीव सेल्स नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी एंड सीव सेल्स। उसके बाद अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो जैसे हमने सेल के पार्ट की बात कर रहे हैं, हम सेल में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे न्यूक्लियस में होता है। क्या क्या होता है ये आप देखोगे, अगर मैं न्यूक्लियस के पार्टों को बांट दूं तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। एक मिलेगी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक की झिल्ली। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई जाए तो इसके बाहर वाली जो लेयर है ना, ये न्यूक्लियस है, ये अंदर से काट के एक पार्ट अगर निकाल लिया और ये आपको दिखाया जा रहा है, तो इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक अंदर का पार्ट होता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोला जाता है। ये देखिए, जो इसके अंदर बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ना पर्पल कलर का, ये होता है, ये इसका क्या? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अगर बात करें का केंद्रक द्रव्य जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म,
अगर ये देख रहे हो आप न्यूक्लियस को, तो इसके अंदर एक मटेरियल भरा हुआ होता है, ठीक है ना। इसके अंदर मटेरियल भरा होता है जिसको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अगला देखते हैं केंद्रिका, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। जो इसके अंदर आप एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको बड़ी सी, ये होती है न्यूक्लियोलस, है ना। उसके बाद आगे देखिए, आगे है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन या धागे नुमा संरचना। इसमें देखिए कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, है ना, ये चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं क्रोमेटिन। अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है कि ये न्यूक्लियस का क्या है, ये न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है अभी आपको बता देते हैं। चलिए आगे, जो न्यूक्लियस होता है, चलो इसमें ये चीजें रह गई। जो केंद्रक झिल्ली होती है वो बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो झिल्ली है, उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की, ठीक है। अगर बात करती हूँ मैं केंद्रक द्रव्य की, जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो कैसा है? वो आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं केंद्रिका की, जो न्यूक्लियोलस होता है, ये क्या होता है? विजिबल होता है। विजिबल किस टाइम पे होता है? जब मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन जिस टाइम पे होता है उस टाइम ये दिखाई देता है। कोई सेल है, जब इसका डिवीजन हो रहा है, ये इसका बीच का पार्ट है बिल्कुल, तो ये दिखाई किस टाइम पे देगा? जब इस सेल का डिवीजन होगा। तो ये डिवीजन, ये दिखाई किस टाइम पे देता है? सेल के डिवीजन के टाइम पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्रोमेटिन की, तो धागे नुमा संरचना है, और होती कैसी है? इनके अंदर डीएनए और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, आप पूछोगे कि मैडम जो न्यूक्लियस होता है, आपने सारी चीजें तो बताती, और न्यूक्लियस के बारे में ये नहीं बताया कि ये बना हुआ कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिन्हों बोला जाता है हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं दो तरीके के। कैसे? एक तो होते हैं डीएनए और एक होते हैं हमारे आरएनए। अगर डीएनए की बात करूं तो देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होती है, याद कर लेना इसको, ठीक है। देखिए इसमें ये कैसी होती है? द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे आप देखोगे, या मैं आपको अलग से बना के दिखा दूं, ये होता है डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रक्चर वाला होता है ये, ठीक है। अगर डिस्कवरी की मैं बात करूं तो एक साइंटिस्ट हुए हमारे फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की थी। डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया। डीएनए बने हुए किसके होते हैं? तो ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, या मैं साथ में बोल दूं पॉली, जो आपके डीएनए हैं वो बने हुए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आता क्या क्या है? देखिए, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, जो फॉस्फोरिक अम्ल होते हैं आपके, और नाइट्रोजीनियस बेस, जो नाइट्रोजीनियस क्षार होते हैं, इनसे मिलके क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड्स आपके बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। कैसे बने हुए होते हैं? अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर होती है 2 राइबो शुगर, 2 राइबोस शुगर होती हैं इसमें, इसलिए तो इसका नाम डी है। जब भी तो ये डी ऑक्सी राइबोस है, तो इसमें शुगर कैसी होती हैं? 2 शुगर होती हैं। और जिसमें 2 शुगर होती हैं, 2 राइबोस शुगर होती हैं, उस वो होती है कैसी? पेंटोस टाइप की शुगर। पेंटोस टाइप मतलब उसके अंदर कार्बन की संख्या 5 होती है ना। उसके बाद बात करूं ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो आपका न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है, इनका काम होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएंगी। मैंने अभी पीछे आपको बात की थी ना कि जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी जेनेटिक आपके आनुवांशिकता से रिलेटेड होती हैं मेनली, है ना। तो इनका काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का काम किसका है? डीएनए का। बने हुए किस किस से हैं ये आपके शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजनी बेस है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्लोरो
प्लास्ट में होता है। वहीं दूसरे एंड पे अगर मैं बात कर लूं आरएनए की, तो आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो से समझ में आ रहा है, जिसमें क्या एक ही राइबो क्या होगी? शुगर होगी, जिसमें एक ही राइबो शुगर होगी। आगे देखना आप, ये अकाल गलत लिखा हुआ है, ये एकल होगा। एकल कुंडलित संरचना यानी कि सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसको आप देखोगे 2 हेलिक्स इसमें बने हुए हैं अच्छे खासे, इसमें देखो आप बेचारा एक ही है, बेचारा गरीब है ना। देखिए डिस्कवरी की अगर इसकी बात करें तो ये फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसकी खोज की। एक क्वेश्चन और आ गया मेरे दिमाग में, साइंटिस्ट जो फ्रेडरिक मिशर है ना, इन्होंने ही न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। डिस्कवरी अगर आपसे पूछ ले कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी, तो साइंटिस्ट हैं आपके जो फ्रेडरिक मिशर है, इन्होंने आरएनए की तो खोज की ही की थी, साथ में न्यूक्लिक एसिड की भी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, जैसे मैंने बात की थी डीएनए किस किस चीज से मिलके बना होता है, तो किससे मिलके बना होता है? शुगर, साथ में आप देखो फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में देखो नाइट्रोजन बेस। तो ये भी बिल्कुल इसमें सेम होता है कि ये शुगर होता है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होता है। इसमें शुगर कैसा होता है? इसमें 1 राइबोस शुगर होता है। इसमें शुगर कैसा था? इसमें 2 राइबोस शुगर था। इसमें शुगर कैसा है? इसमें 1 राइबोस शुगर है ना। काम इनका देख लो, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक टर्म मैं आपको बताती हूँ, राइबो, आरएनए, राइबोज या राइबोसोम, इन चारों में से जहां भी जो भी मिल जाए क्वेश्चन में रिलेटेड करके आप क्या लगा के आ जाना? प्रोटीन लगा के आ जाना। रायन की बात कर लो, राइबो की बात कर लो, राइबोस की बात कर लो, राइबोसोम की बात कर लो, सबका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, है ना। तो ये याद रखना, इससे रिलेटेड जहां भी आपको आ जाए वहां आराम से बिना झिझके आप क्या लगा के आ जाओगे? प्रोटीन लगा के आ जाओगे। आगे देखिए, इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। अगर बात की जाती है आरएनए आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में मिल जाएगा आपको, और साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन है, और ये सेल के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन है। अगर न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने इसका बताया था, जो इसका मटेरियल भरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप न्यूक्लियो प्लाज्म, या हिंदी में मैं बोल दूं इसको केंद्रक द्रव्य। ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हो गई, और मैं बात करूं न्यूक्लियस के बाहर क्या है? पूरी सेल, और सेल के अंदर कोई द्रव्य भरा हुआ है, इसके अंदर एक जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है, गिलगिला चिपचिपा सा, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, या हिंदी में मैं बोल दूं कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, और इन्हीं दोनों को मिलाकर अब पूरी सेल के अंदर जो है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में बता दूं, इसको बोला जाता है जीव द्रव्य। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, सेल के अंदर, पूरी सेल के अंदर जो है, या न्यूक्लियस को छोड़कर जो बाकी के पार्ट में है, वो साइटोप्लाज्म है। और बात करें पूरी सेल के अंदर में जो पदार्थ भरा हुआ है, उसको आप बोल दोगे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, है ना। ये याद रखने वाली चीज है थोड़ी सी, ये याद रखेंगे।
ठीक है। तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, हमने बात की क्या, आरएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। मैंने बताया ना जो न्यूक्लियस के बाहर वाली जगह है साइटोप्लाज्म, या तो वहां प्रेजेंट होगा या कहाँ प्रेजेंट होगा, या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद बात करें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, अनुपस्थित, अनुपस्थित नहीं होते, उपस्थित होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है उपस्थित होते हैं। देखो हिस्टोन प्रोटीन मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ, हिस्टोन प्रोटीन होते क्या हैं। आगे जाके आप जो पढ़ोगे, जो मैंने बताए थे ना आपको, धागे जैसी संरचनाएं जो न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देती हैं, उनको बांध के रखने का काम कौन करता है, उनको एक जगह गुच्छे जैसा, जहां देखोगे आप गुच्छे जैसा, जहां न्यूक्लियस के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए गुच्छे जैसी, वो क्या होता है, वो काम किसका होता है, इसको बांध के रखने का, हिस्टोन प्रोटीन को। आगे पढ़ोगे आपको आगे मिल जाएगा इसके बाद, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था, आरएनए की बात करें या डीएनए की बात करें, उसके अंदर क्या क्या होता है। एक तो उसके अंदर शुगर होती है, दूसरा क्या होता है, दूसरा उसके अंदर नाइट्रोजनी बेस होते हैं, और तीसरा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, है ना। आपने शुगर की बात कर ली, डीएनए में शुगर कैसी होती है, 2 राइबोस शुगर होती है। आरएनए में कैसी शुगर होती है, 1 राइबोस शुगर होती है। ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। अगर डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होते हैं तो किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। देखिए आपको मैं समझाती हूँ। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें, 2 तरीके के होते हैं, है ना। 2 तरीके के होते हैं, कैसे कैसे, एक होते हैं आपके प्यूरिन, एक होते हैं पिरीमिडीन, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरीमिडीन। प्यूरिन की बात करूं तो इसमें 2 आते हैं, एक आते हैं एडिनिन, एक आते हैं ग्वानिन। हिंदी इंग्लिश में नाम सेम होते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल सेम होते हैं। पिरीमिडीन में कौन से आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। प्यूरिन में कौन आते हैं, प्यूरिन में 2 आते हैं, और आपके पिरीमिडीन में 3 आते हैं। जो 2 आते हैं कौन कौन से हैं, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरीमिडीन में कौन कौन से आएंगे आपके, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अगर मैं इसी में बात करूं तो आपके डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में आपके एडिनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं। दूसरे एंड पे आरएनए की बात करूं तो एडिसिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है। डिफरेंस कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में उसकी जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये डीएनए हो गया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो एडिनिन होता है वो जुड़ा हुआ होता है थाइमिन से डबल बॉन्ड से, और जो साइटोसिन होता है वो जुड़ा होता है ग्वानिन से, वो जुड़ा हुआ होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर डीएनए की मैं बात करूं तो ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे ही ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इस तरीके से डीएनए में होते हैं। और बात करूं आरएनए में तो कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स एक स्ट्रक्चर होती है। और इसमें बात करूं तो ए डबल बॉन्ड कैसा होता है, सी, और सी अब फिर से ही बता देती हूँ। ये हो गया आपका आरएनए। आरएनए में मैं बात करूं तो क्या होता है, आपका एडिनिन जो होता है ए होता है डबल बॉन्ड यू, और आपका सी डबल बॉन्ड होता है जी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। डिफरेंस होता है कि जो हमारे नाइट्रोजनी बेस हैं वो डीएनए और आरएनए में किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये तो याद रखना कि जो एडिनिन जब थाइमिन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और साइटोसिन जब ग्वानिन से जुड़ता है तो ट्रिपल वाला बॉन्ड होता है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बस ये डिफरेंस क्या याद रखना है, जब एडिनिन जुड़ता है थाइमिन से, कहाँ,
डीएनए में, साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से में कहाँ, डीएनए में। यही दूसरे हैंड पे अगर आरएनए को देखोगे तो एडेनिन में थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा आपका, यूरेसिल आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि क्वेश्चन बनता है कि कौन आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी बेस के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, तो कौन से नाइट्रोजनी बेस के स्थान पे आया, थाइमिन की जगह पे। या क्वेश्चन बनता है कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस यूज होता है, तो कौन सा यूज होता है, आपका यूरेसिल यूज होता है। ये याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है। एडेनिन जुड़ेगा किससे, थाइमिन से, और साइटोसिन जुड़ेगा किससे, ग्वानिन से। इतना पॉइंट याद रखना है। डीएनए में एडेनिन थाइमिन से, साइटोसिन ग्वानिन से। आरएनए में एडेनिन यूरेसिल से, साइटोसिन थाइमिन से, है ना, इसको याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए के अलग से थोड़े से पार्ट और होते हैं। देखो, एक होता है इसमें एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। मैंने आपको आरएनए का काम बताया था, क्या काम होता है आरएनए का। जहाँ आरएनए आ जाए, जहाँ राइबो आ जाए, यहाँ राइबोज आ जाए या राइबोसोम आ जाए, क्या काम होगा इसका, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा, प्रोटीन को बनाने का काम करेगा। तो देखो यहाँ पे मेनली काम किसका होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है, इसका काम क्या होता है, ये मैसेज लेके आता है बॉडी में, जहां भी प्रोटीन की जरूरत है वहां से मैसेज लेके आता है। लेके किसके पास आता है, आरआरएनए के पास, जो प्रोटीन को बनाने का काम करता है ना। ये जो आपका आरआरएनए होता है ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो ये क्या मैसेज लेके आता है, किस जगह पे कितनी प्रोटीन की जरूरत है, ये मैसेज लेके आया। इसने क्या किया, उसने उसके अकॉर्डिंग उतना प्रोटीन बनाया, ठीक है। उसके बाद आपका काम किया ट्रांसफर वाले आरएनए ने, इसने जो इसने प्रोटीन बनाया उसको ट्रांसफर करने का काम किसने किया, टीआरएनए ने। तो इसमें मेन काम किसका हुआ, आपका आरआरएनए का। क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आरएनए में जो प्रोटीन मेकिंग का काम करता है वो कौन करता है, आपका आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन मेकिंग का काम। मैसेज लाने का काम कौन करता है, आपका एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और उसको प्रोटीन को बनने के बाद ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इतनी चीज समझ में आई ना। आगे देखिए, चलिए आगे अगर मैं बात करूं गुणसूत्र, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे, देखो यहाँ पे आपको डीएनए दिखाई दे रहा है। गुणसूत्र क्या होते हैं, डीएनए पे लगे हुए होते हैं। गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं तो ये डीएनए पे लगे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन जो क्या होती हैं, किसकी बनी होती हैं, डीएनए की बनी हुई होती हैं। हिस्टोन प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। डीएनए पीछे पढ़ के आए हो ना अभी, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम था, प्रोटीन को बनाने का काम, जो प्रोटीन उसके प्रोटीन बनाने का, उसके प्रोटीन की पैकेजिंग करने का, डीएनए की पैकेजिंग करने का काम किसका था, ये काम था आपका हिस्टोन प्रोटीन का। तो क्रोमोसोम बने हुए किसके होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बात करूं इनकी डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ऑब्जर्व, सबसे पहले इसको निकाला किसने, तो एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इसको देखा किसने, एक साइंटिस्ट थे वेल्डेयर, जिसको सेल में से निकाल के सबसे पहले इन्होंने देखा। अब ये दिखाई किस टाइम पे देते हैं, पीछे एक क्वेश्चन आया था ना अभी कि न्यूक्लियस जो है वो किस टाइम पे दिखाई देता है, जब सेल का डिवीजन होता है। ऐसे ही क्रोमोसोम है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये भी किस टाइम पे दिखाई देंगे, विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होगा उसी टाइम पे ये दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में देखो कुछ इस तरीके से होते हैं क्रोमोसोम, है ना। अब देखो क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, अगर पढ़ा ही होगा क्वेश्चन कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर पूछे कितने क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 46। और बात पूछे पेयर्स की, कितने पेयर्स होते हैं, तो पेयर्स होते हैं 23। इतना आप याद रखना है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होंगे, जहां पेयर में नहीं हुए वहां गड़बड़ हो जाएगी, है ना। देखिए जैसे थोड़े से मैं ले आई हूँ, बाकी बाद में आपको अलग से एक टॉपिक कराया जाएगा, उसमें सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जैसे कि मटर की बात करें या पी की बात करें, तो कितने होते हैं उसमें, 14 क्रोमोसोम, मतलब कि कितने जोड़े, 7 जोड़े, 7 पेयर्स। चिंपैंजी में 48 होते हैं, डॉग की बात करें उसमें 78 होते हैं, कैट की बात करें 38 होते हैं, फ्रॉग की बात करें 26 होते हैं, बात करें मॉस्क्यूटो की तो उसमें भी 14 होते हैं, और एलिफेंट में 56 होते हैं। ये आपके क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो मानव शरीर में गुणसूत्र, मैंने भी बोला था ना कितने पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में, 23,
और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो कैसे होते हैं? वो दो तरीके के होते हैं। एक को बोला जाता है ऑटोसोम्स, एक को बोला जाता है एलोसोम्स। जो ऑटोसोम्स होते हैं हिंदी में इनको बोलते हैं कायिक, कायिक गुणसूत्र, और इनको बोलते हैं क्या? लिंग गुणसूत्र। अब देखो नाम से डिसाइड कर लोगे यहाँ पे। ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्र मतलब जो काया को, काया मतलब शरीर, जो शरीर को बनाने का काम करते हैं वो कौन से हो गए? कायिक गुणसूत्र। और एलोसोम जो हमारे लिंग का निर्धारण करें, सेक्स को डिटरमाइन करें, वो कौन से होंगे? वो होंगे एलोसोम्स। अब देखो इसमें देख लो, जैसे ये वाले जो होते हैं वो मेल और फीमेल में बिल्कुल समान होते हैं। कितने जोड़ी बताए थे मैंने? हमारे कितने पेयर्स होते हैं? 23। उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो किस में होते हैं? वो आपके ऑटोसोम्स में आते हैं। मतलब मेल और फीमेल में सेम है। कैसे? बहुत लोगों को सुना होगा ना कहते हुए, मेरी आंखें मेरे पापा पे गई हैं, मेरी हाइट मेरे पापा पे गई है ना, मेरे बाल मेरी मम्मी पे गए हैं। तो ये वाले जो गुणसूत्र हैं, मतलब ये वाले जो आपके गुण हैं, ये कहाँ से आए? आपके पेरेंट्स से आए, आपके अंदर आए। इसी की तो बात मैं कर रही थी कि जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, जो पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर करने का काम होता है, वो किसका काम होता है? आपका जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और उसके अंदर क्या आते हैं? आपके गुणसूत्र आते हैं। तो ऑटोसोम्स का काम क्या हुआ? जो आपके 22 पेयर क्रोमोसोम हैं, जो आपके कायिक, जो आपकी काया को बनाने वाले गुणसूत्र हैं, वो किस में आएंगे? आपके ऑटोसोम्स में। ठीक है। वहीं दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं, तो जो एलोसोम्स जो अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल में, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। कैसे? आपने 22 जोड़े यहाँ ले लिए, तो कौन सा जोड़ा बच्चा? एक जोड़ा आपके पास बचा। एक जोड़ा है मतलब इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम होंगे, है ना। अब 2 क्रोमोसोम मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। देखोगे जैसे ये एक जोड़ी होते हैं, फीमेल में कौन कौन से होते हैं? X, X, और मेल में कौन से होते हैं? X, Y। ठीक है। जो मेल वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेक्स को, जेंडर को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये देखिए, मैं अभी आपको एक चार्ट बनाती हूँ छोटा सा, यहाँ पे बना देती हूँ। फीमेल क्रोमोसोम XX, मेल क्रोमोसोम XY। अगर मैं इन्हीं के ही नाम रख लूं, ये मदर, ये फादर। अगर जब बात आती है बेबी बनने की, तो मदर का एक क्रोमोसोम आया कौन सा? X, और फादर का एक क्रोमोसोम आया कौन सा? X। और मैंने बोला था जहां X और X होंगे क्या बनेगा? फीमेल, या बात कर लो गर्ल बनेगी, है ना, लड़की बनेगी। ठीक है। आगे बात करती हूँ, इसी वाले क्रोमोसोम को मदर के को उठा लो, और ये वाला क्रोमोसोम उठा लो फादर का। मतलब मदर के अभी एक ही क्रोमोसोम पे आप बात कर रहे हो, तो मदर का एक क्रोमोसोम है, फादर का कौन सा है? दूसरा वाला, वाई वाला। एक्स और वाई किसके होते हैं? मेल के, यानी कि बॉय बनेगा, है ना। आगे देख लो, मदर का ये वाला क्रोमोसोम ले लो। अब ये वाला, इस वाले एक्स से मदर का एक्स, फादर का एक्स। एक्स एक्स किसके होते हैं? फीमेल के, मतलब कि फिर से गर्ल बनेगी। ये क्या हो गया? चलो, फिर से गर्ल बनी। मदर का एक्स वाला क्रोमोसोम ले लिया, बाद वाला, और फादर का कौन सा ले लिया? वाई वाला। एक्स और वाई। अब क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पे, जब एक्स और एक्स तो गर्ल, एक्स और वाई बॉय, एक्स और एक्स गर्ल, एक्स और वाई बॉय। तो मदर का तो कॉमन है ना, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला। बनना क्या है? बेबी बॉय या बेबी गर्ल, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये वाई वाला क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है। एक्स वाला तो इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है? ये वाई वाला। देखो आज के टाइम में कम हो गया है, पहले टाइम में क्या था, महिला को दोष दिया जाता था इस बात पे कि उसके 3 बेटियां हुई, उसके 4 बेटियां हुई, लेकिन इस चीज को डिसाइड किसने किया? उसको डिसाइड तो फादर कर रहा है ना। तो इसका दोषी कौन है? दोषी तो इसका फादर होता है,
लेकिन दोषी किसको बताया जाता है? मदर को। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ से समझाया जाए, इस तरीके से समझाया जाए तो शायद समझ में आ जाए, है ना। तो ऐसे समझना आसान है ना, समझ में आ गया होगा ना। अगर एक्स एक्स है, अगर मिला और एक्स एक्स मिला, मदर का एक्स मिला, फादर का एक्स मिला, एक्स एक्स बनेगा तो गर्ल होगी। मदर का एक्स, मदर का तो कोई सा भी एक्स हो, फादर के पे डिसाइड कर रहा है वो एक्स क्रोमोसोम से जाके मिल रहा है या वाई क्रोमोसोम से जाके मिल रहा है ना, ये डिसाइड करेगा इसको। देखो 44 ऑटोसोम्स कौन से वाले, जो आपके 22 पेयर में थे, जो बॉडी को 22 पेयर में जो आपकी स्ट्रक्चर आपके पेरेंट्स के जैसे लेके आ रहे थे, ये कौन से थे? आपकी काया बनाने वाले। और एक एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर जुड़ा हुआ है तो कौन सा बनेगा? लड़की। अगर बेबी बॉय हुआ या गर्ल हुआ, ये वाले क्रोमोसोम तो सेम आएंगे, चाहे बॉय में आए चाहे गर्ल में आए, सेम आएंगे माता पिता से। लेकिन ये वाले क्या होंगे? अगर एक्स एक्स आया, एक एक्स मदर से आया, एक एक्स फादर से आया, तो क्या बनेगा? लड़की बनेगी। और इसमें क्या हुआ? इसमें वही पहले वाले तो एलोसोम्स ऑटोसोम्स तो सेम ही हो गए। एक एक्स मदर से आया, लेकिन फादर से क्या आया? एक्स की जगह वाई, और जब वाई आया तो क्या हुआ? बॉय बन गया। तो मतलब आपको फीमेल और मेल दोनों पता चल गया ना कि जेंडर अगर डिसाइड किया जाए तो कैसे होता है। मदर के एक्स एक्स क्रोमोसोम, फादर के एक्स वाई क्रोमोसोम, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यहीं आपका तीसरा जेंडर आता है एक, जिसको थर्ड जेंडर बोला जाता है, ये जिसको क्या बोला जाता है? ट्रांसजेंडर। देखिए इसमें क्या होता है? एक्स एक्स मदर से आएगा, एक्स वाई फादर से आएगा। अब देखो इसमें एक्स और वाई तो क्लियर होता है, एक्स और वाई। अगर एक्स वाई आता तो क्या होता? बॉय बनता, है ना। लेकिन अब देखो यहाँ से एक्स आए, एक्स तो यहाँ पहले से ही एक ही क्रोमोसोम आना है, या तो इधर से आए या इधर से आए, यहाँ तो दोनों कॉमन ही है, या तो यहाँ से एक्स आए या यहाँ से एक्स आए। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ फादर वाला एक और एक्स क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन एक शब्द होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें टूट फूट हो जाती है, उनमें क्या होता है वो उनमें टूट फूट हो जाए या कहीं से कट जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होता है? एक मदर का एक्स क्रोमोसोम, फादर का वाई क्रोमोसोम, बनना क्या था? लड़का, लेकिन एक क्रोमोसोम और जुड़ गया साथ में आके, कौन सा? फादर का एक्स वाला। अब इसमें क्या होता है? अब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखो जेनेटिक डिसीज है, क्योंकि क्या हमारे जीन्स की वजह से हो रही है, हमारे क्रोमोसोम की वजह से हो रही है, तो जेनेटिक डिसीज हो गई। अब इन लोगों में क्या होता है कि तो बॉडी तो होती है कैसी? बॉयज जैसी। कुछ लक्षण चले जाते हैं फादर के, लड़के वाले लक्षण तो जाने ही जाने थे, लेकिन अगर साथ में एक्स क्रोमोसोम एक और चला गया तो क्या होता है? लक्षण चेंज हो जाते हैं। कुछ लक्षण दिखाई देते हैं उसमें मतलब मेल के, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं फीमेल के। तो ये आपका ट्रांसजेंडर जो होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है ना। इतना समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं। आगे एक्स्ट्रा स्लाइड जुड़ गई है, चलो उसके बाद बात करते हैं जीन की। जीन क्या होते हैं? इनकी स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। जब जीन की स्टडी की जाती है तो कहलाती है जेनेटिक्स। अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो एक साइंटिस्ट हुए जॉनसन, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। आनुवांशिकता की इकाई, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, काम क्या होता है इनका? ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर या जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर हैं उनको ट्रांसफर करने का काम होता है किनका? जीन का। ये देखिए, जब मैंने बताया था ना आपको, ये आपके गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर देखो, उसके ऊपर ऐसी बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मोती जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनको बोला जाता है क्या? आपके जीन। यहाँ पे देख लोगे आराम से, ये मोती जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है ना, ये होते हैं आपके जीन, जो डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक कैरेक्टर, एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? अगर मैं मानूं मेरे जो बाल हैं, बाल छोड़ो, मेरी जो आंखें हैं वो मेरे फादर पे गई हैं, तो ये वाला जीन कैसा है मेरा? ये कैरेक्टर कैसा है मेरा? ये मेरे एक जीन ने डिसाइड कर दिया कि मेरे फादर के अंदर वो वाला जीन था, जो जीन मेरे अंदर आ गया, है ना। तो एक कैरेक्टर डिसाइड करने का एक जीन काम करता है, मतलब हर एक जीन के पास उसका अपना कैरेक्टर होता है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं कितने जीन होते हैं। मैंने बताया था ना उत्परिवर्तन,
जब जीन्स में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, क्या हो, जीन में कहीं से कट जाए, है ना, जीन कहीं से टूट जाए, तो क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। वही चेंजेस जैसे मैंने आपको ट्रांसजेंडर वाला केस बताया था, इस तरीके से ही होता है। तो इससे क्या होता है, इससे जेनेटिक डिसीज बन जाती हैं, जिन बीमारियों को हम कहते थे ना जन्म से बीमारी है ये वाली, तो वो क्या होती है, वो उत्परिवर्तन म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। जेनेटिक डिसीज में जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गई, वर्णांधता हो गई, इसमें क्या होता है, ये जन्म से होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जिसको ये बीमारी होगी उसको ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता, ग्रीन का रेड, रेड का ग्रीन, उसको डिफरेंस पता नहीं चलता। ये होती है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद बात करते हैं एक जेनेटिक जो डिसीज होती है वो होती है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी में जो ब्लड का क्लोट है वो नहीं बनता, ब्लड बहुत पतला रहता है इसमें। अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाए जिसको ये वाली बीमारी है, तो ब्लड का रुकना जो है वो बंद नहीं होता, वो रुकता नहीं है ब्लड, है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि ब्लड बहता रहता है, लास्ट टाइम पे क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है ना, डेथ भी हो जाती है इंसान की इसकी वजह से। तो ये स्ट्रक्चर है, ये देख के चलना है एक बार। चलिए आगे। उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। सूत्र कणिका, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं अभी बता देती हूँ। होते क्या है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। डीएनए और आरएनए किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर, बताए थे ना। सेल के अंदर भी कहाँ, जहाँ न्यूक्लियस होता है, ये अलग से एक ऑर्गेनल है सेल का, अपने अंदर डीएनए और आरएनए को लेके बैठा हुआ है। और डीएनए, इसके अंदर डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। अर्ध स्वायत्त अंग, सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी, किस लिए बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा अंग जो अपनी बॉडी, मैंने सेल के अंदर गुण बताया था, क्या गुण बताया था, अपने आप को डिवाइड कर लेती है। ऐसे ही इसके अंदर गुण होता है कि अपने आप को डिवाइड कर लेता है। क्यों है इसके अंदर ये गुण, क्योंकि इसके अंदर डीएनए और आरएनए है। इसके अंदर अपने आप को डिवाइड करने का गुण क्यों है, क्योंकि डीएनए और आरएनए को ये साथ में लेके बैठा है अपने, तो अपने आप को डिवाइड करेगा, अपनी जैसी और बॉडी बना लेगा। जैसे सेल काम करती है ना, अपने को, आपको तोड़ा और दूसरी बॉडी बना लिया, ऐसे ही इसका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रथम विकसित कोशिकांग, किसी सेल में जो पहला कोशिकांग है, जो पहला ऑर्गेनली है जो बना हुआ देखा गया था, वो कौन सा था आपका, वो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में मिलेगा क्या। प्रोकैरियोट कौन सी वाली थी, प्रीमिटिव वाली, जिसमें सेल ऑर्गेनली सही से दिखाई नहीं दिए थे, जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं मिला था। तो ये किस में मिलेगा आपको, यूकैरियोटिक सेल में, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद डिस्कवरी की बात करूं तो अल्टमान और फ्लेमिंग साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की। टर्म किसने दी थी, फ्लेमिंग, जिन्होंने एक टर्म दी थी फिला, ठीक है, ये वाली टर्म दी थी किसने, फ्लेमिंग ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं अल्टमान, जिन्होंने इसको बोला था क्या, बायोप्लास्ट। इसके नाम को लेकर थोड़ा सा विवाद रहा था। साइंटिस्ट आए कॉलिकर, जिन्होंने इसको बोला था सैक्रोसोम। एक सबसे लास्ट में एक बढ़िया वाले साइंटिस्ट आए सी बेंडा, इनको बोला जाता है सी बेंडा, जिन्होंने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आज हम सुनते हैं, जो आज तक चला आता रहा है ना। आगे देखो, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, स्ट्रक्चर अभी रोकिए, पहले इसकी आइसोलेशन देखिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का आइसोलेशन, इसको सबसे पहले सेल से बाहर निकाल के देखा किसने था, तो ये मिला था यकृत कोशिकाओं में, जो आपकी लीवर सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी की, उसमें किसने देखा था, बेंसले और हॉर्ड ने। और बात करूं प्लांट सेल में, तो किसने देखा था, साइंटिस्ट हुए मेव्स, इन्होंने इसको प्लांट सेल में देखा था, किसको, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। उसके बाद बात करें दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है, पहला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा था, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा था, न्यूक्लियस। आपका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा था, न्यूक्लियस। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है आपका, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बात करें दोहरी झिल्ली वाली संरचना, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसी, एक लेयर वाली अंदर दिखाई देगी, एक लेयर वाली बाहर दिखाई देगी, तो डबल लेयर स्ट्रक्चर है। आंतरिक दीवार पर क्रिस्टी होते हैं, जो इसकी अंदर वाली, ये वाली जो दीवार होती है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इनको क्रिस्टी बोला जाता है। और इन क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए होते हैं आपके F1 पार्टिकल्स, F1 जिनको पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये आप जब आगे राइबोसोम पढ़ोगे ना, वहां पे पता चल जाएगा आपको। और एकल कुंडली संरचना है, सिंगल हेलिक्स डीएनए इसके अंदर मिल जाएगा।
70s टाइप के इसमें राइबोसोम मिलेंगे आपको। फंक्शन की बात करें तो श्वसन क्रिया को संबंधित यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आगे इसका काम क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन का विखंडन होता है उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या करते हैं, एटीपी के रूप में संचित करते हैं। इसमें रिएक्शन याद कर लो, एक C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया। ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो रिएक्शन देने के बाद क्या बनाएगा, आपका CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, साथ में बनाएगा ATP, जिसको एनर्जी की फॉर्म में देखा जाता है, एनर्जी की फॉर्म में। तो क्या होगा, आपने जो खाना खाया ऑक्सीजन के साथ, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज था उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और CO2 H2O और जो एनर्जी बनी उसको किस रूप में अपने पास स्टोर करके रखता है, ये ATP के रूप में अपने पास इकट्ठा करके रखता है। इतनी बात थी बस, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक मैंने आपके कुछ ऑर्गेनेली करा दिए सेल के। उसके बाद सेल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैसे यदि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है तो कौन से निम्न में से कौन कोशिका का पावर हाउस है। एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा था, जहां एनर्जी बनाने का काम किया जाएगा उसको पावर हाउस बोला जाएगा, पता है ना। हाँ सही है। अगर लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती बैग बोला जाता है तो किसको कोशिका का पावर हाउस बोला जाएगा। यहाँ दो सेल ऑर्गेनेली की बात एक साथ कर दी गई है। ये वाला अभी मैंने आपको कराया नहीं है, लेकिन ये वाला मैंने आपको करा दिया कि सेल का पावर हाउस अपने पास अगर एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है तो कौन कर रहा है। अभी आपने पीछे देखा था किसका काम था, ये माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। आगे देखो, आगे है विच ऑफ द लीस्ट सेलुलर ऑर्गन इज आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल। सूचीबद्ध कोशिकांगों में से कौन सा विशेष रूप से पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर मैं इसमें आपसे बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने अभी पढ़ा था। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में किस में मिलता है, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। उसके बाद बात करूं, आपने प्लास्टिड को अभी नहीं पढ़ा है लेकिन प्लास्टिड भी इसके अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो अगर वैक्यूल्स की बात करूं, वैक्यूल्स को नहीं पढ़ा है, वैक्यूल्स भी इसी के अंदर मिलता है। और दूसरी बात करूं मैं लाइसोसोम की, लाइसोसोम नहीं सेल वॉल की, तो सेल वॉल भी इसके अंदर मिलता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ABDE, ABDE आंसर ही नहीं है, यहाँ पे ए जोड़ लो, ABDE, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना नाभिक में केवल तब पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। अभी बताया था ना आपको, जब सेल में डिवीजन होगा तो कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बताओ कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बताओ। या तो लाइसोसोम है, या आपका क्रोमोसोम है, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, या क्रोमेटिन है, कौन सी है, क्रोमोसोम। जब मैंने बोला था ना जब सेल का डिवीजन होगा तो कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, क्रोमोसोम। और साथ में और क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो मिलेगा न्यूक्लियोलस। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट मेनली ऑफ लार्ज साइज इन। रिक्तिकाएं मुख्य रूप से डैश में बड़े आकार की होती हैं। रिक्तिकाओं के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन देख लो बड़े आकार की रिक्तिकाएं कहाँ मिलेंगी, ये प्लांट सेल्स में। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पानी को अपने पास स्टोर करना, वाटर को स्टोर करने का काम होता है। और देखो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है, प्लांट्स को होती है। आपका क्या, आपको प्यास लगेगी तो आप उठा के पानी पी लोगे ना, कहीं जाके पानी पी लोगे, लेकिन प्लांट्स का क्या मतलब उनका काम क्या हुआ, अगर आपने उनको पानी नहीं दिया तो उनको पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो इसलिए क्या होता है, उनके अंदर जो वैक्यूल्स होती है पानी को स्टोर करने वाली, वो बड़ी होती हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए, इनकी विशेषताएं देखनी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इससे करेक्ट आपको एक स्टेटमेंट बताना है, देखिए और बताइए। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं प्रोकैरियोटिक में, मिलेंगे, देखते हैं चलो।
परमाणु क्षेत्र अच्छी तरह से परिभाषित है और परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ये परमाणु नहीं होगा, ये न्यूक्लियस होगा, यानी कि केंद्रक। जो केंद्रक का क्षेत्र है वो अच्छी तरह से परिभाषित है और केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ये पॉइंट तो पहले ही गलत हो गया ना आपका। कैसे? प्रोकैरियोटिक कौन से वाले थे जिनमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं था, तो ये वाला पॉइंट तो आपका वैसे ही गलत हो गया। दूसरी बात करें, इसमें इट हैज ए सिंगल क्रोमोसोम, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम, इसको अभी रोक के रखो। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, इसके अंदर सेल, जब न्यूक्लियस के बाहर ही मेम्ब्रेन नहीं थी तो ऑर्गेनल के बाहर मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन जो है आपका वो गलत कैसे है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, जब हमें इसमें न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता लगा तो गुणसूत्र के बारे में कैसे पता चल जाएगा? तो ये क्वेश्चन ये वाला आपका अपने आप गलत हो गया, ये वाला भी। तो कौन सा बचा? इसमें एकल गुणसूत्र होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य सेल ऑर्गेनल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पेपर देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन अभी जो जल्दी में दिसंबर में कंप्लीट हुआ है, अभी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स इन सेल्स? पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद है। दूसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है। अगला है, सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होते हैं नहीं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है। अब बताओ इसमें कौन सा वाला आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, बताओ जल्दी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, ये बात मैं स्टार्टिंग से अब तक आपको बताती हुई आ रही हूँ, है ना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक साइट के रूप में काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइट का काम कौन करेगा? मैंने बताया था ना, राइबो से रिलेटेड जहां भी आपको प्रोटीन संश्लेषण की बात की जाए, प्रोटीन सिंथेसिस की बात की जाए, बेझिझक राइबोस लगा के आ जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलेगा ज्यादा। तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज पहली बार किसने की थी? मैंने बताया था ना, पॉन्ड वाटर। तो कौन थे आपके साइंटिस्ट? कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और कब की थी? 1674 में। और कैसी सेल थी? लिविंग सेल थी। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंग का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं? अभी मैंने बताया था ना, सेल की तरह ही अपना काम करते हैं, अपने आप को बांट लेते हैं। किसका काम था ये? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बताया था, उसके अंदर अपना डीएनए और आरएनए होता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, अपने जैसी सेल बना लेता है ना। चलिए आगे। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? अंध प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? अभी कराया नहीं है लेकिन देख लेना इसको, 2 तरीके की होती है ये। ठीक है, आगे है, प्रत्येक कोशिका में चारों ओर एक डैश होती है ताकि उसकी अपनी सामग्री बाहरी वातावरण से अलग रहे। अभी मैंने आपको बताया ना, ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो बाहरी वातावरण से उसको अलग रखने का काम करती है, जरूरत की चीजें सेल के अंदर आने देती है लेकिन बाकी चीजें बाहर जाने नहीं देती। किसका काम होता है ये? मेम्ब्रेन का। ठीक है, आगे देखिए। डैश एक गैर विभाजित कोशिका की संरचना में क्रोमेटिन सामग्री के रूप में पाया जाता है। क्रोमेटिन सामग्री के रूप में सेल के अंदर क्या मिलेगा? आप मुझे बताओगे, बताओ क्या होगा? डीएनए देखते ही लगा सकते हो। आरएनए को मैंने क्या बताया था, या तो न्यूक्लियस के अंदर मिल सकता है या कहाँ मिल सकता है? आपके साइटोप्लाज्म में मिल सकता है, लेकिन डीएनए कहाँ मिलेगा? केवल न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, है ना। केवल मैंने बताया ना आपको, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है, तो कौन है? डीएनए। आगे देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरा दिखाई देता है क्योंकि इसकी सतह से जुड़े होते हैं। देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके ऊपर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी आपको, जब देखोगे ना ऐसे स्ट्रक्चर्स। कुछ तो होती हैं, कुछ खुरदरी होती हैं, मतलब रफ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लगा हुआ होता है राइबोसोम। इसने इसकी बात की है कि जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको अगर देखा जाए तो इसकी सतह से जुड़े कौन से कण होते हैं जिनकी वजह से ये रफ थोड़ी सी खुरदरी दिखाई देती है? तो कौन से पार्टिकल होंगे? राइबोसोम के पार्टिकल होते हैं इसके ऊपर, है ना। अभी राइबोसोम आपको कराया नहीं है, करा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा।
एक लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन इस पर स्थित होते हैं। बताइए मुझे जीन किसके ऊपर स्थित होंगे? बताओ, एक लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन इस पर स्थित होते हैं, बताओ जल्दी से। गुणसूत्र सीधा दिखाई दे रहा है ना, और तो कोई सा ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो। आगे है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? एनर्जी करेंसी क्या है? एनर्जी की बात जहां आएगी, ऊर्जा की बात जहां आएगी, किसके नाम लिया जाएगा? एटीपी का। और एटीपी को स्टोर करने का काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, आगे देखो। विभिन्न कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि एक साथ जीवन की मूल इकाई का गठन करते हैं, जिसे कहा जाता है। ये सारे ऑर्गेनेल्स किसके अंदर बात कर रही हूं मैं? किसके अंदर मिलेंगे? सेल के अंदर मिलेंगे। अभी आए हुए क्वेश्चन है या आपके जल्दी में? कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? बताओगे आप कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। पढ़िए कथन कौन कौन से होते हैं। इसमें एकल गुणसूत्र होता है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव वाले की बात कर रहे हो अब आप। झिल्ली बाध्य सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। परमाणु अच्छी तरह से परिभाषित है, यहाँ फिर से वो न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस अच्छी तरह से परिभाषित है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, नहीं है। इट हैज मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, नहीं होते। आगे ये वाला भी देख लो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ऑर्गेनल्स होते हैं, नहीं होते। क्या हो गया? एकल गुणसूत्र होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। आगे एटीपी टूट जाता है जिससे ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्पन्न होती है। एटीपी एनर्जी बनाता है ना, जो कोशिकाओं के किस कोशिका अंग में होने वाली एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं को चला सकती है? किस कोशिकांग के अंदर ये सारी क्रिया होती हैं? एटीपी का बनना, एनर्जी का बनना कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। यहाँ तक थी आपकी क्लास, आपको पसंद आई होगी, देखिएगा इसको। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।